अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अभी बाकी क्लास कहाँ है? सर मैंने मैसेज तो कर दिया सबको कि क्लास ज्वाइन कर लें। वाकई ईद के बाद स्टूडेंट जो है क्लास में कम आना शुरू हो गए। जी सर। सर जी सर वो नूर सरोश है हमारी क्लास फेलो, तो आज वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेगी। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, रात को उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है।
तो वो कह रही थी कि काइंडली आप उसके अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। नहीं गबरा, वो क्लास में ही है, सिर्फ वो कह रही थी कि मैं म्यूट रहूंगी। अच्छा, क्लास में है। हाँ ओके सर। सर उसने बस यही कहा है कि मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। न्यू क्लास में है, नूर सरेश का नाम आया हुआ ठीक है सर। और सर आपने वो आज करना था रिव्यू, वो आफ्टर क्लास करेंगे? है, एंड पर है ना, जी लास्ट में क्लास के बाद। ठीक है। अटेंडेंस शुरू करें या फिर 2 मिनट वेट कर लें अभी? सर 2 मिनट और वेट कर लें, फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी हाफ क्लास भी नहीं आई है। जी सर। अरे एक मिनट चुप कर जाओ। सर आप स्टार्ट कर दें अटेंडेंस।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी अटेंडेंस शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में बाकी स्टूडेंट नहीं आएंगे। जी सर, स्टार्ट कर दें आप। अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, यस सर। अहमद जलाल, Present, sir. अलीशा नाज, Yes, sir, present. आमना नज़ीर, आमना नज़ीर, अक्सा, अक्सा, अज़का, Present, sir. ईमान नईम, Sorry, morning, present. फिजा, फिजा नईम, सर नहीं है क्लास में। वफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, यस सर। ईशा शाहिद, Present, sir. ईसा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, सर। खदीजा परवीर, Present, sir. लाइबा हफीज, Yes, sir. मलाइका खान, Present, sir. मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, जी सर, प्रेजेंट। निमरा कजाफी, निमरा कजाफी, नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, सरोश, राबिया बख्तियार, Present, sir. राबिया माहम, यस सर। सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, सुभान बाबर, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली, प्रेजेंट सर। सर आपने नुमान मुनव्वर की अटेंडेंस नहीं लगाई और उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है। आमना नज़ीर, अक्सा, फिजा नईम, मरियम लियाकत, निमरा कजाफी, सिदरतुल मुंतहा, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 का क्विज होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। मैं LMS पर भी अपलोड कर देता हूँ। जी कर दें। सर Sir, इसका वैसे तैयार हो written जाएगा। होगा ना? हैंड रिटन होगा। ठीक है सर। सर हैंड रिटन का मतलब वर्ड पे और पेजेस पे दोनों पे कर सकते हैं। जी नहीं, आप लोगों ने हैंड रिटन वैसे यानी कि लिखकर फिर वो PDF फाइल
फाइल में कन्वर्ट करके फिर जमा करवाना है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लास कैंपस में होने के इम्कानात हैं कि नहीं? अभी तक तो जो मेल आई हुई है वो 7 तारीख तक की आई हुई है कि 7 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी सर। इसके दरमियान जो है 1 वीक है, और 1 वीक में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। जी सर। अल्लाह ताला बेहतर ही करें। ये क्विज फ्री होगा आप लोगों का? यस सर। यस सर। जी सैयदा फातिमा जबीन है। सैयदा फातिमा जबीन एब्सेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है निमरा कजाफी, वो भी एब्सेंट है। मरियम लियाकत, जिनका वाइवा है वो सारे स्टूडेंट एब्सेंट है। लाइबा हफीज, जी लाइबा। लाइबा हफीज, लाइबा ये बताएं कि वीक इलेक्ट्रोलेट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलेट में क्या फर्क है? वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और स्ट्रॉन्ग में बताते हैं जल्दी से। तो स्ट्रॉन्ग में जो है आयंस जो हैं वो वीक होते हैं, आयंस जो है कंप्लीटली पार्शियल होते हैं। चलें, लाइबा का जो आंसर है वो ठीक नहीं है। इसके बाद है काशिफ खान। काशिफ खान, जी काशिफ। काशिफ खान,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क है? काशिफ आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। ईशा शाहिद, यस सर। जी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या फर्क है? सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, और जो वीक एसिड होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल परसेंटेज से आयनाइज होते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें ज्यादा आयनाइजेशन होती है। ठीक है, ईशा आपके 10 मार्क्स हैं आज के वाइवे में। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है अफाक मेरे अहमद। कितने? सर मेरा आंसर राइट नहीं था। नहीं, लैब आपका आंसर ठीक नहीं था। अफाक अहमद, अफाक अहमद, अफाक अहमद, अफाक ये बताएं कि लुईस थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेस किस स्पीशीज को कहते हैं? सर वो क्लास में नहीं है इस टाइम। अटेंडेंस लगवाई है ना? जी इसका सर, मतलब है कि वो अटेंडेंस का क्लास टाइम में थे। है। जो भी यानी अटेंडेंस के वक्त होगा और बाद में बस वो क्लास को छोड़कर चला जाएगा और एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसको आंसर नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर। जी लाइबा, सर जो आपने मुझसे पूछा उसका राइट आंसर क्या है? मैंने आपसे कौन सा आंसर पूछा था क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो जिस वक्त अगर आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो वो कम्प्लीटली आइंस में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको अगर आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो फौरन से टोटल आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। सर मैंने भी यही बोला था कि वो स्ट्रॉन्ग जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और वीक जो है वो पार्शली होता है, कम्प्लीटली नहीं होता। कंफर्म है? जी सर। जी गफरा, इसने यही कहा था। जी सर, इन्होंने ऐसे ही कहा था। चलें लाइबा, मैं आपको क्लास के बाद लिंक भेजूंगा, यही वीडियो जो है वो मैं दोबारा से आपका आंसर जो है वो सुन लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका नंबर लगा दूंगा अगर आपका ओके आंसर सर। ठीक हुआ तो। ओके सर। सर आज मुझसे भी सुन लें। मिजाज के लिए काफ़ी नहीं है? सर नेक्स्ट आपने क्लास बस में एक फिर बार मेरे 0 नंबर लगा दिया, फिर नहीं, उसके असल में बाद ये सुना है ही कि नहीं। हर स्टूडेंट से कम से कम एक दफ़ा तो सुना जाए ना, क्योंकि अदरवाइज उसकी क्लास एक्टिविटी में किस तरह मैं मार्क्स लगा सकता हूँ अगर वो क्लास एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। जी क्लास सर। एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व नहीं होता है इसका मतलब 0 मार्क्स ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इशू करना है, इसीलिए हर स्टूडेंट से कम एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर। अब बाद में फिर दोबारा से यानी कि हर किसी से एक एक जो क्वेश्चन है वो करना शुरू कर दूंगा, तो 2-2 हो जाएंगे हर किसी स्टूडेंट से। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि लास्ट के जो क्लासेस हैं वो सिर्फ वही हैं कि रिवीजन प्लस कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों से क्लास एक्टिविटी के बारे में ही सुनना। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है और इसके बाद चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे।
जी हसनैन। सर मैंने अफाक से कहा हसनैन आपके आवाज नहीं आ रही। जी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है वो आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट स्पीशी बनाना शुरू कर देती है। या ये भी कह सकते हो कि वो कंडीशन जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। या आप लोग ये भी कह सकते हो कि ऐसी स्टेज जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहते हैं। तो चाहे आप लोग उसको कितना भी टाइम दें, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। जब भी हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मर्ज होकर रिएक्टेंट स्पीशी बनाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास जो एग्जांपल है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है। इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, टोटल अमाउंट सिर्फ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की होती है। इसके बाद जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट होता है तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होती है। और जिस रेशो से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन उसके डबल इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके 2 नंबर ऑफ मोल आप लोगों के पास हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इनिशियल रिएक्शन का ये स्टेप होता है। इसके बाद जिस तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन के चांस भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। और जितने कोलिजन के चांस ज़्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी जनरेट होंगी। और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होंगी तो उस कंडीशन में वो दोबारा से प्रोडक्ट स्पीशी से रिएक्टेंट स्पीशी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और आप लोगों ने ये चीज़ भी स्टडी की थी, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है। सॉरी, ये आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर इसके बाद वाला है, चैप्टर नंबर 13, उसमें यह सारी चीज़ हमने डिस्कस करनी है। और जिस वक्त कंसंट्रेशन कम होती है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होता है। उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्लोली कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि इनिशियली जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी को ऐड करते हो तो टोटल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की होती है, प्रोडक्ट स्पीशी की 0 होती है जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ ये वाली कंसंट्रेशन आप लोगों के पास प्रोडक्ट की हासिल होती है। इसका मतलब है कि जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेज पर हासिल होती है
रिएक्शन के मिड में हासिल होती है या रिएक्शन के एंड पर हासिल होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होती हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग रिएक्शन करवाते हो, इनिशियली आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। जिस वक्त रिएक्शन शुरू होगा उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगी। अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो गई है। और ये आप लोगों को ग्राफ नंबर 20 से शो किया हुआ है, जिस रेशो के साथ रिएक्टेंट की अमाउंट यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी रेशो के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। और जिस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसी रेशो के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तभी आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और आप लोगों के पास एक स्टेज ऐसी आती है जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ऐसी स्टेज हासिल होती है जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो भी चेंज नहीं होती और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी चेंज नहीं होती। अगर ये स्टेज रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और उसी वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आप लोगों के पास हासिल हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा, जो आप लोगों को ए से इंडिकेट किया हुआ है, कि जिसमें आप लोगों के पास इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, वो चेंज नहीं हुई। और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियली चेंज हुई है, उसके बाद कांस्टेंट होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास ये स्टेज हासिल होती है, इस तरह का ग्राफ हासिल होता है, क्योंकि इसमें आप लोग इस तरह करते हो कि आप लोगों ने रिएक्टेंट स्पीशीज को मिक्सअप किया है, मिक्सअप करने के बाद टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन को नोट करते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मिनट के बाद कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 मिनट के बाद कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 मिनट के बाद कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 मिनट के बाद कितनी है। और उनको हम कंसंट्रेशन के साथ टाइम के लिहाज से ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हमारे पास इस तरह के ग्राफ हासिल होते हैं। अगर आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लाइटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया और आप लोगों के पास इनिशियल स्टेज पर ही ये कंडीशन हासिल हो चुकी है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो चुके हैं। आप लोगों के पास इनिशियल स्टेज पर ही केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो चुकी है, जिसके जरिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। या आप लोगों के पास ऐसा ग्राफ भी हासिल हो सकता है जिसमें काफ़ी अमाउंट रिएक्टेंट स्पीशीज है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हो और प्रोडक्ट की अमाउंट भी काफ़ी आप लोगों के पास हासिल हो चुकी हो और उसके बाद उन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। और ये भी हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के एंड पर हासिल हो, जिसमें रिएक्टेंट की मोस्टली अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद
मजीद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती या कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। या आप लोगों के पास ये भी हो सकता है, ये उस केस में होगा जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, जिसमें जस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट स्पीशीज में कन्वर्ट नहीं होता। उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में हासिल होगी जिनमें रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन के दौरान कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल नहीं होगा। और ये लास्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ, वो है जिस वक्त मोस्टली अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, यानी कि ये कह लो अगर 100 आप लोगों के पास मोल रिएक्टेंट स्पीशी के हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 98 या 95% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी 2% या 5% जो है वो रिएक्टेंट की बच जाती है। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो सकती है। इसका मतलब है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिस वक्त हम रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद जिस वक्त मजीद रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तो उसकी बेस पर हम बताते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में हासिल हुई है या रिएक्शन के मिड में हासिल हुई है या रिएक्शन के लास्ट में हासिल हुई है। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज किसी भी कंडीशन में हासिल हो सकती है। उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो। और इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि किस तरह हम कंपेयर करते हैं कि मिड पॉइंट यानी कि वो कंसंट्रेशन जिसमें हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम से कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट हासिल होता है। या किसी भी वक्त जिस वक्त हम, क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज से लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है या उसके इक्वल है। और उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन ने मजीद राइट डायरेक्शन में मूव करना है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है या रिएक्शन ने किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करना। इसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इस कंडीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी गिवन है और इसके साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद वो वैल्यू भी गिवन है। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन इनिशियली ये है, उसके बाद डिफरेंट कंडीशन या जिस वक्त आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होती है उस वक्त जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की बचती है वो ये है और प्रोडक्ट की जो हासिल होती है वो ये। उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों ने, ये तो पता है ना केमिकल इक्विलिब्रियम या Kc की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जी ज़फ़रा, जी सर।
Kc की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं? Kc होता सर है प्रोडक्ट Kc केमिकल ओवर इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट। जी ये इक्वल होती है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट स्पीशी है NO2, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम पावर में लिखते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के NO2 के 2 हैं, इसका मतलब है कि ये जो है इसकी पावर में हासिल होंगे। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी में ये आप लोगों के पास है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और इसकी पावर में आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसके जो हैं वो 1, और आप लोगों को पता है 1 को हम आमतौर पर नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है कि जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 होगी। अब Kc इज इक्वल टू NO2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में इनकी वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों के पास N2O4 की वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों ने इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है, और ये NO2 की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करनी है। आप लोगों ने इस वैल्यू को इसकी जगह पर पुट करना है, उसके बाद इस वैल्यू को स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हासिल होगी। इसके बाद वो कहता है कि अगर आप लोग ये कंसंट्रेशन इनिशियल थी, उसके बाद ये कंसंट्रेशन आप लोगों के पास प्रोडक्ट के थी उस वक्त जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है तो उस कंडीशन में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि आप लोग जस्ट प्रोडक्ट को ऐड करो और उस कंडीशन में ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और उस कंडीशन में सपोज जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हम लेते हैं 0.0800 मोल, लेकिन उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट स्पीशी होगी और ये रिएक्टेंट स्पीशी होगी, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0 है। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन होकर N2O4 बनाना शुरू कर देगी, और उस कंडीशन में भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह फार्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास Kc की वैल्यू हासिल होगी, और वो उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन जो है वो आप लोगों के पास ये हासिल होती है N2O4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की और NO2 की। तो उस कंडीशन में जब आप लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो वैल्यू भी सेम हासिल होती है। इसका मतलब है चाहे आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ऐड करो और प्रोडक्ट के 0 काउंट करो, चाहे आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऐड करो और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को 0 काउंट करो, तो आप लोगों के पास रिजल्ट सेम ही हासिल होगा। आप लोग जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज के जो कि डिपेंड करती है रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन पर, आप लोग किसी भी स्पीशी की कंसंट्रेशन की मदद से इस केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है उसमें भी आप लोगों के पास जस्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू डिफरेंट है, आप लोगों के पास वैल्यू आंसर जो है इसी तरह आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम ही हासिल होगी। सपोज जी औरंगजेब, सर ये जो हमने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐड करना है, ये पहले से एग्जिस्टिंग वो मटेरियल में ऐड करना है या फिर न्यू से? ये जस्ट ये बताया हुआ है अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है
तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है, यानी कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मौजूद ही नहीं है, जैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लिया है। अगर आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को यूज करते हो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल हो जाती है। और अगर आप लोग रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन को यूज करते हो और प्रोडक्ट एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो जाती है। ठीक है सर अगर हम जैसे डाइनाइट्रोक्साइड है, टेट्रोक्साइड, उसको वो अगर हम उसको रिएक्टेंट समझे तो वो फिर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हम वो जो पीछे जो है वो NO2 अगर हम उसको ऐड करें तो उसको हम रिएक्टेंट नहीं समझेंगे जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी N2O4 अगर आप लोगों के पास ये स्पीशी है और ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट स्पीशी है और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बने। और अगर आप लोगों के पास ये स्पीशी 0 है यानी कि मौजूद नहीं है और ये स्पीशी आप लोगों के पास मौजूद है तो उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट स्पीशी होगी और ये स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट होगी। जी सर ठीक है। लेकिन जिस वक्त तो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होगी उस कंडीशन में इनकी कंसंट्रेशन सेम ही हासिल होगी, चाहे आप लोग इस डायरेक्शन से रिएक्शन को शुरू कर दो चाहे आप लोग इस डायरेक्शन से शुरू कर दो। ठीक है जी सर ठीक है। इसके बाद एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों के पास केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन की इस जैसी फॉर्म तो जिसमें आप लोगों के पास ए रिएक्टेंट हो बी रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट बनते हैं सी और डी और इसके साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं वो स्मॉल ए हैं, बी रिएक्टेंट स्पीशी के स्मॉल बी हैं, सी प्रोडक्ट के स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स हैं और डी प्रोडक्ट है नंबर ऑफ मोल्स डी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम उन कांस्टेंट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लिखेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो सी और डी है और इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी और डी के जो है वो स्मॉल डी है तो इसकी कंसंट्रेशन को स्मॉल सी जो है वो इसकी पावर में आएगा। इसी तरह ये जो कंसंट्रेशन है इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी कंसंट्रेशन की पावर में आएगा। इसी तरह रिएक्टेंट की जो स्पीशी है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी कंसंट्रेशन की पावर में आप लोगों ने लिखना है। और उसके बाद आप लोगों ने Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, इसके मुताबिक आप लोगों के पास प्रोडक्ट ये स्पीशी है और रिएक्टेंट स्पीशी ये। आप लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि NO2 की कंसंट्रेशन और इसकी पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है, ये आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद रिएक्टेंट स्पीशी ये वाली इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसकी पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी के बाद जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे और इसी कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल होती है। ये आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो और ये जो टेबल में वैल्यू गिवन है उसका आंसर है कि आप लोगों ने इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी की इक्विलिब्रियम स्टेज पर कंसंट्रेशन गिवन है तो आप लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल में Kc की वैल्यू गिवन है इसके साथ NO2 की वैल्यू गिवन है तो आप लोग N2O4 की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू गिवन है N2O4 की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने इसकी कंसंट्रेशन को Kc से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास N2O4 की कंसंट्रेशन हासिल होगी। उसके बाद आप लोगों ने दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेना है तो आप लोगों के पास NO2 की कंसंट्रेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीन चीजें गिवन है
और इन तीनों में से अगर दो चीजें गिवन हो तो थर्ड पोर्शन को, थर्ड पैरामीटर को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही टेबल है जो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, उसकी फर्दर कैलकुलेशन इसमें दी हुई है। इसके बाद है केसी का यूनिट। केसी का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उनका केसी का फार्मूला लिखने का वे जो है वो भी साथ में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है वो दी हुई है कि नाइट्रोजन गैस को हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। अब इस रिएक्शन में ये स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट है और ये स्पीशी जो है वो रिएक्टेंट है। तो Kc जो है वो इक्वल होगा अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन और उसके साथ उसकी पावर 2, अब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी। रिएक्टेंट स्पीशी में हमारे पास नाइट्रोजन गैस आती है और उसकी पावर। इसी तरह हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल जितने हैं वो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में आएंगे। अगर ये रिएक्शन रिवर्स होता है तो उस केस में आप लोगों के पास अमोनिया गैस जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी होगी और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट स्पीशी होगी। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन वैल्यूज को, यानी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है और अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है। तो आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन गिवन होगी तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये पूछा जाए कैसी के इस इक्वेशन को कैसी के एक्सप्रेशन में लिखें तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसी तरह लिखना है कि जो भी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन होगी उसको आप लोगों ने ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है। इसके साथ अगर आप लोगों के पास यूनिट सेम है, क्योंकि आप लोगों ने इसका यूनिट भी कैलकुलेट करना है कैसी का, अब वो डिपेंड करता है यूनिट ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स सेम है या नहीं, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन आमना नजीर आमना नजीर मोहम्मद औरंगजेब। जी सर। जी सर। ये बताओ कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? सर किसमें? मोलर सर कंसंट्रेशन का यूनिट, ये वाली जो सर मोलर उसका कंसंट्रेशन है इसका यूनिट। सर इसमें है पर मोल स्क्वायर डीएम क्यूब, DM6 होगा। सर वो उसको डेल्टा एन से शो करते हैं ना, मोल DM क्यूब को। जब भी हम मोलर कंसंट्रेशन को यूज करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। अब आप लोगों के पास ये मैथमेटिकल फॉर्म या एक्सप्रेशन जो है वो कैसी कहाँ से हुआ है। अब आप लोगों ने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है और ये कंसंट्रेशन जो है उसकी जगह पर भी यही यूनिट इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर स्केयर है, इसका मतलब है इस यूनिट का स्केयर डिवाइडेड बाय
नाइट्रोजन एक है तो इसका मतलब है कि एक कंसंट्रेशन का एक दफा ही मोल पर डीएम क्यूब आएगा। इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्यूब है, तो एक मतलब है कि हाइड्रोजन के लिए आप लोग मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब लेंगे। अब नीचे जो आप लोगों के पास वैल्यू बनती है वो मोल पर डीएम क्यूब का 4 पावर बनती है, और ऊपर जो है वो स्क्वायर है। इसका मतलब है स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो वैल्यू बचेगी वो 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। और इसको आप लोग इनवर्स यानी कि ऊपर लेकर जाओगे तो यही फार्मूला आप लोगों के पास हासिल होगा। डीएम क्यूब का हेक्सा और पर मोल स्क्वायर। पर मोल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप लोग इसके लिए इस केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये वैल्यू, इसका आंसर जो आप लोगों के पास यूनिट हासिल होता है उसमें यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, वो आप लोग डायरेक्ट जिस तरह ये कैलकुलेशन की है उसी तरह आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसकी भी कैलकुलेशन करोगे तो उसका यूनिट आप लोगों के पास डिफरेंट हासिल होगा। इसका मतलब है कि केसी का यूनिट हर इक्वेशन के लिए सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है किसी इक्वेशन के लिए केसी का यूनिट ना हो, और ये उस वक्त होगा जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे, क्योंकि उस कंडीशन में ये वाले मोलर कंसंट्रेशन नीचे वाली मोलर कंसंट्रेशन को कैंसिल आउट कर देंगे और उस कंडीशन में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट ये वो रिएक्शन टाइम होता है या कंसंट्रेशन रेशो होती है जो हम किसी भी वक्त प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशो कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन को हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। क्या हमने जिस तरह 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो को कैलकुलेट किया है तो वो हमारे पास रिएक्शन कोशेंट है। 2 मिनट के बाद कैलकुलेट किया है तो वो भी रिएक्शन कोशेंट है। 3 मिनट के बाद कैलकुलेट किया है तो वो भी रिएक्शन कोशेंट है। इसकी मदद से, रिएक्शन कोशेंट की मदद से हम ये आसानी से कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिएक्शन ने राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट साइड पर मूव करना है, यानी कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट स्पीशी बनानी है या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी बनाएगा और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो। या ये भी कह सकते हैं रिएक्शन कोशेंट और केसी केमिकल इक्विलिब्रियम को कंपेयर करके हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा या राइट साइड पर मूव करेगा। अगर आप लोगों के पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम हो और केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज अभी आने वाली हो यानी कि बाद में आएगी, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट अभी मजीद प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में रिएक्शन ने मूव करना है और उस कंडीशन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होगी। और अगर ये है कि क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है और केसी की वैल्यू कम है, यानी कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज़्यादा हासिल हो चुकी है
और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पहले पीछे गुजर चुकी है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट स्पीशीज में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगी और उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होगा। इसका मतलब है कि राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन ने मूव करना है। और अगर ये स्टेज हो कि रिएक्शन कोशेंट और Kc की वैल्यू दोनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के इक्वल ही है। जी यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। इसके बाद यही ली शॉर्टले प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यही पैरामीटर जो आप लोगों को अभी बताए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इनके डिटेल के साथ ही यहाँ पर इसी स्लाइड में नेक्स्ट पोर्शन में साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसी केमिकल इक्विलिब्रियम उसी वक्त हासिल होगा जिस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। और इस कंडीशन में ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। इनिशियली जब भी रिएक्शन होता है उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड के साथ होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। और जिस तरह रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होता जाता है, उसके साथ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर एक रह गया है, चैप्टर नंबर 13, उसमें हमने इसकी डेरिवेशन जो है वो स्टडी करनी है। उसके डेरिवेशन के मुताबिक के जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, और उसके मोलर कंसंट्रेशन के हम नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लिखते हैं। इसके साथ अगर न्यूमेरिकल में Kc की वैल्यू गिवन है तो Kc की वैल्यू से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज वो उस कंडीशन में हासिल हुई है जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या ऑलमोस्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल। अगर Kc की वैल्यू 3 है इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो मूव करेगा ज़्यादा स्पीड के साथ। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्योंकि जब भी हम आप लोगों के पास Kc जो वो इक्वल होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये वाली ज़्यादा होगी, तभी आप लोगों के पास प्लस में वैल्यू हासिल होगी। और जिस वक्त ये वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। और अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में Kc की वैल्यू कम दी हुई है, नेगेटिव में दी हुई है, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। और अगर Kc की वैल्यू 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल हैं। ये चीज क्लियर है?
क्योंकि केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशो पे। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्टेंट की कम होगी तो आप लोगों के पास आंसर प्लस में हासिल होगा। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वैल्यू आंसर जो है वो नेगेटिव में हासिल होगा। और अगर आप लोगों के पास ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो उसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल हासिल होती हैं। और अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 रेज पावर 3 से, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और वेरी स्मॉल अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रेज पावर -3 है, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में ही हासिल हो चुकी है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। और अगर Kc की वैल्यू इक्वल है 1 के, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज आप लोगों के पास उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पर ये ग्राफ के जरिए शो किए हुए हैं। अगर 10 रेज पावर -3 लेस देन और 10 रेज पावर -3, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। और अगर इसके दरमियान में है तो उसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है, स्लाइटली इनमें वेरिएशन हो सकता है। और अगर 3 से अबव है कि इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर। सर बस आज काफी है, इतना ही। जी सर, हमने इतना सारा पढ़ लिया है। ये हमें वही सिर्फ चीज, ये नहीं इसी ना, चीज को हमने रेडी भी ठीक है करना होता है। ठीक ठीक है, है आपने ठीक है सुनना होता है तगड़ा सा। ठीक है। थैंक यू सर। अब अटेंडेंस वाले स्टूडेंट, आमना नजीर, यस सर। अक्सा, फिजा नईम, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, प्रेजेंट सर। निमरा कजाफी, सिदरतुल मुंतहा, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, प्रेजेंट सर। ये तो पता है ना सभी को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्विज है जी सर, बता और दिए चैप्टर थे नंबर आपने भी। 15 का है, कंप्लीट चैप्टर का। सर अब वो सैयदा सारी फात क्लास में क्विज ही होता रहेगा, तो सारी पढ़ेंगे तो क्लास नहीं हम। सिर्फ 15 मिनट का क्विज है। अच्छा ओके सर। सर 2 क्वेश्चन होंगे। हाँ बस मैक्सिमम 2 होंगे या 3 भी हो सकते हैं, अगर 2 2 3 3 नंबर के हुए तो 10 नंबर का ठीक है क्विज सर। होगा। ठीक है। ओके क्योंकि सर। इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा और उसके साथ चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। अब सैयदा फातिमा जबीन, सैयदा आपने अटेंडेंस लगवाई, इधर सामने आए वाइवे देने इसके क्लास एक्टिविटी के लिए।
सैयदा अदरवाइज क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स काउंट होंगे? यस सर, यस सर, यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। ये बताएं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क क्या है? सैयदा फातिमा जबीन जल्दी बताएं, अदरवाइज आपके 0 मार्क्स काउंट होंगे। सर स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होता है अच्छा, और वीक एसिड जो होता है वो 1% होता है। वो क्या होता है? वीक एसिड 1% आयोनाइज होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% होता है। सैयदा लाजमी नहीं होता कि जो वीक एसिड है वो 1% ही आयोनाइज हो। वो 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। बस ये है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। यस यस सर। चलें सैयदा, कितने नंबर देने स्ट्रॉन्ग चाहिए? एसिड डिसोसिएट हो जाता है फुली वाटर में और एच पॉजिटिव आयंस बनाता है, और वीकली एसिड वीकली एसिड क्या बनता है? यस सर। वीकली एसिड क्या बनाता है? सर वीक एसिड कुछ नहीं सर बनाता। एथेनोइक एसिड। सैयदा आपकी क्लास एक्टिविटी में 8 मार्क्स हैं आज के। कितने? 8-10 में से। निमरा कज़ाफी। यस सर। निमरा, आपने ये बताना है कि लुइस के मुताबिक एसिडिक स्पीशीज किसको कहते हैं और बेसिक स्पीशीज किसको कहते हैं? सर लुईस के मुताबिक? जी, लुइस के मुताबिक। सर एसिडिक स्पीशीज वो है जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करती है, और बेसिक वो है जो हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। 0 मार्क्स। सर लुईस के मुताबिक आपने पूछा है? अब लुइस के अच्छा, मुताबिक मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक टाइम तो दें। नॉनस्टेंट। बताने के बाद टाइम नहीं होता है। ये है लुइस थ्योरी, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर लॉन पेयर डोनेट करने वाली जो स्पीशी सॉरी होती सर, है उसको हम बेस सर कहते सॉरी। हैं, और लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले स्पीशी को हम एसिड कहते हैं। और ये लुइस एसिड बेस थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो मरियम लियाकत। मरियम लियाकत, आपने भी अटेंडेंस लगवाई है मरियम, अदरवाइज आपकी क्लास एक्टिविटी में भी 0 मार्क्स होंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी गफरा। जी गफरा। गफरा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गफरा। सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आई। जी, क्या पूछा है आपने? सर मैंने कहा है कि निम्रा कज़ाफ़ी से एक और क्वेश्चन पूछ लें। ये मेरा पहले इनसे तो मुकम्मल कर लें, ये जो फर्स्ट कोटा वाले हैं, ठीक है सर। क्योंकि अभी आप लोगों की सेकंड सीरीज शुरू होनी है। जी सर। टेंशन ना लें, मेरी कोशिश होगी कि सभी से कोई यानी कि 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, ताकि उसमें से अगर कोई एक गलती भी हो जाता है तो वेटेज आप लोगों की कम ज़ाया हो, यानी कम नंबर कटें।
और लास्ट की जो क्लासें हैं उनमें कोशिश यही करेंगे कि एक तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी वायदे के लिहाज से, क्योंकि आंसर दोगे उसी वक्त दोगे जिस वक्त आप लोगों की तैयारी होगी। और उसके साथ आप लोग क्लास एक्टिविटी में जो मार्क्स जो 0 स्टूडेंट के लगे हुए हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे। और अगर आप लोग नहीं दोगे तो वो फिर आप लोगों की चॉइस है। जी मरियम लियाकत। मरियम, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है? मरियम लियाकत। मरियम लियाकत, आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। जी अब आप लोग लीव कर सकते हैं, टाइम भी हो गया है। अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो वो बता सकता है। सर रिव्यू के लिए लिंक आप अलग से सेंड करेंगे? जी ठीक है। और ये याद रखना सर मैं ये मान नहीं में अगर अटेंडेंस कम हुए तो इसका मतलब है कि 0 मार्क्स आपके उतने नंबर कम भी होंगे। ओके सर। ठीक है जी निमरा। एक्सक्यूज मी सर, सर जी मेरी लाइबा। अटेंडेंस रहती है। सर वो Right. रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर। रिकॉर्डिंग क्या? सर वो सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। किस चीज की? सर वो सर आपने आप जो क्वेश्चन पूछा ना क्लास के स्टार्ट में, तो आपने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग सुन के देखेंगे किसने एग्जैक्टली वही सुनाया था जो आपने बाद में बताया था। 1 मिनट लाइबा सिर्फ। सर निम्रा कजाफी की निमरा अटेंडेंस कजाफी। लगा दें। निमरा आपकी अटेंडेंस हो गई है, इसके ठीक अलावा है तो कोई सर। स्टूडेंट नहीं है? नो सर। ओके लाइबा, मैंने आपके 0 मार्क्स कर दिए हैं इसमें, सॉरी नलीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि अब वीडियो जिस वक्त मैं एंड करूँगा तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद ये वीडियो मेरे पास डाउनलोड होगी और उसके बाद ही मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों आपका क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से पूछूंगा और उस वक्त मैं आपके नंबर लगा दूंगा। अब आप लोग लीव कर सकते हो।